अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। ब्रॉडशीट स्कैंडल में कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान क्यों उठाना पड़ा और ब्रॉडशीट जैसी ना तजुर्बेकार कंपनी से नैब का मुआहदा सिर्फ नाअहली थी या ये सारा काम मिली भगत से और नेक्सस बनाकर किया गया। ये तमाम मामलात अभी तक एक मुअम्मा है जिनके वाज़े जवाब मिलना ज़रूरी है, मगर हुकूमत ने अब इन मामलात के लिए जो तहकीकाती कमेटी बनाई है उस पर भी सवालात उठना शुरू हो गए हैं। वफाकी हुकूमत ने कल सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख को इस कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया, मगर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की तैनाती को मुस्तरद कर दिया है। और आज इस हवाले से जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि अब ये इम्तिहान जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख का है कि वो अपने आप को इस कमेटी से अलग करते हैं या नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका हाल भी वही हो जो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का हुआ है। आज इम्तिहान अजमत सईद साहब का है, अपने आप को इस कमीशन के चेयरमैन की कुर्सी पर बनाकर मुतनाज़ा ना करें, जिसने पाकिस्तान की इज्जत का सौदा कर दिया है। आप उसका हिस्सा ना बने, वरना कल आपको वही हाल होगा जो आज जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का है। आपकी वही इज्जत होगी जो आज जस्टिस इकबाल जावेद इकबाल की है। अजमत सईद साहब वो शख्स हैं, जब ये एग्रीमेंट सन 2000 में साइन हुआ, अजमत सईद साहब पंजाब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, यानी वो बराह रास्त इस एग्रीमेंट को साइन करने वाले लोगों के लिए काम कर रहे थे। आप पर लाजिम है कि इस कमीशन के सरबराह ना बने। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये कहना था कि जिस वक्त ये मुआहदा हुआ ब्रॉडशीट के साथ, उस वक्त डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब थे जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद, इसीलिए उनको पीछे हट जाना चाहिए। ये उनके लिए एक इम्तिहान है। इसी तरह की तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी की है, उन्होंने भी मुस्तरद किया इस तैनाती को और ये कहा है कि इससे साफ जाहिर है हुकूमत की बदनीयती इसमें नजर आती है और मकसद ये है कि माजी की हुकूमतों पर सारा मलबा डाला जाए। एतराज़ सिर्फ ये नहीं है कि वो उस वक्त नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, ये भी एतराज़ सामने आया अपोजिशन की जानिब से कि वो शौकत खानम के बोर्ड पर हैं और वो उस बेंच का, सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था। एक तरफ तो अपोजिशन तनकीद कर रही है, लेकिन शेख रशीद साहब समझते हैं कि जो ब्रॉडशीट स्कैंडल है वो अपोजिशन के लिए, नवाज शरीफ के लिए पनामा 2 साबित होगा और उन्होंने ये कहा कि इसके असरात आने वाले इलेक्शन पर भी नजर आएंगे। आने वाले 2-3 महीनों के में ब्रॉडशीट पाकिस्तान का पनामा 2 होगा। क्या शेख अजमत साहब नैब के कभी प्रोसिक्यूटर रहे हैं? पहले पढ़वा लें। और शेख अजमत को ना लगाएं तो क्या जस्टिस कयूम को लगाएं? जी, एक बात कहना चाहता हूं, शेख अजमत साहब ने वॉल्यूम 10 पढ़ी हुई है, ये खबर काफी है आपके लिए। ब्रॉडशीट आइंदा इलेक्शन में सबसे, पनामा के बाद पनामा प्लस पनामा 2 होगा। आइंदा इलेक्शन में ब्रॉडशीट से जो कुछ निकलने जा रहा है वो इनको लपेट में लेगा। ब्रॉडशीट से जो निकलने जा रहा है वो अपोजिशन को लपेट में ले लेगा। एक तरफ अजमत सईद साहब का दिफा भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि ये पनामा 2 साबित होगा अपोजिशन के लिए। अहम बात यह है कि तमाम तहकीकात होनी चाहिए, जो अहम मामलात आए हैं उनकी तहकीकात होनी चाहिए। नवाज शरीफ के भतीजे ने किसी को रिश्वत ऑफर की या जनरल मालिक ने कमीशन कट मांगा, इस बात की तो तहकीकात होगी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एक ऐसी कंपनी से मुआहदा कैसे हो गया जो सिर्फ 22 दिन पुरानी थी, जिसका कैपिटल सिर्फ $200 का था और उसने $7 मिलियन की रिकवरी की, लेकिन $29 मिलियन पेनल्टी में दे चुके हैं। वकला की फीस अलग है और कुल जो अखराजात हुए हैं इस ब्रॉडशीट की वजह से वो तकरीबन 60 से $65 मिलियन के बनते हैं। तो तमाम अहम पहलुओं पर तहकीकात होनी चाहिए और सिर्फ ये नैब की नाअहली थी या बाकायदा एक नेक्सस था, क्योंकि इसमें जो नैब के विटनेस थे जब ये मुआहदा हुआ था उस वक्त जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे फारूक आदम, वो नैब के विटनेस थे इस केस में। बाद में उन्होंने ब्रॉडशीट कंपनी ज्वाइन की, उसके कंसल्टेंट बने और जब आर्बिट्रेशन हुई तो वो ब्रॉडशीट के साथ खड़े हुए, नैब के साथ नहीं। लेकिन जब मुआहदा हुआ था वो नैब के उस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल थे, इसलिए तमाम पहलुओं की तहकीकात होना ज़रूरी है। इस पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल साहब ने और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अली नवाज़ अवान हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अली नवाज़ अवान साहब,
वजीर आज़म इमरान खान कहते थे कि न्यूट्रल एम्पायर मैं क्रिकेट में लेकर आया, और जब भी सियासत में भी वो हवाला देते हैं वो यही कहते हैं कि न्यूट्रल एम्पायर होने चाहिए, फेयर होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तो आप पे सवाल उठ रहा है कि जिस शख्स को आपने लगाया है, जस्टिस रिटायर्ड साहब को आपने लगाया है, उस पर ऑपोजिशन सवाल उठा रही है कि वो शौकत खानम के बोर्ड पर हैं, उन पर सवालात ये उठ रहे हैं कि उनसे तो पूछा जाना चाहिए क्योंकि वो उस वक्त नैब का हिस्सा थे जब ये मुआहदा हुआ था ब्रॉडशीट का। आप लोगों ने उनको कमेटी का सरबराह बना दिया है। देखिए, ये ऑपोजिशन का वतीरा है, और देखिए आप अगर ऑपोजिशन को चाहिए कि बात करे तो करे क्या। अगर इनको कोई टीआरस के अंदर मसला नजर आ रहा है, ये समझते हैं कि वो टीआरस ठीक नहीं है, इंक्वायरी कमेटी के सामने जो टीआरस बनाए गए हैं वो क्या है कि सिलेक्शन ऑफ द फर्म कैसे हुई, जिसमें आपने भी सवाल किया, फिर कैंसिलेशन कैसे हो गई, सेटलमेंट कैसे हुई आईएआर के साथ, आर्बिट्रेशन के अंदर क्या प्रोसेस हुआ, पेमेंट्स की है पाकिस्तान ने जो अभी आपने अपने इंट्रो में बताया वो कैसे हो गई। ये वो टीआरस है, ये समझते हैं कि ये टीआरस गलत है। देखें हुआ क्या, अभी फिर मैं पनामा हुआ और गवर्नमेंट ने एक केस बना के भेजा अनवर ज़हीर जमाली साहब के पास कि आप एक इसके ऊपर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएं या फैक्ट फाइंडिंग करें इसके ऊपर। इसी तरह की एक उन्होंने इंक्वायरी कमेटी का कहा कि हुकूमत ने उस वक्त की कि आप इंक्वायरी कमेटी बनाए। उन्होंने कहा जो आपने टीओस बना के भेजे हैं उससे तो वो टूथलेस हो जाएगी, उससे वो टूथलेस हो जाएगी। तो आप जो टीओस बना रहे हैं आप उसके ऊपर फोकस करो, ऐसे टीओस हो जिससे वाकई जो सच है वो सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इन लोगों ने टीओस पे तो कोई बात ही नहीं की। ये हमेशा ये चाहते क्या है, देखिए गॉडफादर इनको ऐसे नहीं कहा गया, ये इसीलिए कहा गया। अब मुझे बताएं जो जावेद इकबाल साहब हैं उनको क्या इमरान खान साहब ने लगाया था? किस तरह 18वीं तरमीम हुई, डील हुई इनकी, इन्होंने कहा कि जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ लेकिन अली नवाज अवान साहब, क्या आपको ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा? सुने आप क्योंकि कह रहे हैं कि मेरे सवालात दुरुस्त हैं और ये सवालात पूछे जाने चाहिए कि ये मुआहदा कैसे हो गया, तो वो अगर ये सवाल उठाते हैं कि जिस वक्त ये मुआहदा हुआ था उस वक्त जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब नैब का हिस्सा थे, डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनसे तो पूछा जाना चाहिए। आप उन्हीं को कमेटी का सरबराह नजर आ रही है, आपको इशू नहीं नजर आ रहा यहाँ पर? क्या फिर मैं ये बात करूंगा, देखिए असल चीज क्या है, असल चीज तो है ना कि वो जो टीओआस है उसके ऊपर बात। क्या जस्टिस अजमत सईद साहब की इंटेग्रिटी पे कोई बात है? जस्टिस अजमत सईद साहब के क्या वो रिस्पॉन्सिबल जज नहीं रहे? क्या जस्टिस अजमत सईद के क्रेडिट के अंदर नोटेड फैसले हैं कि नहीं है? अगर ये सारी चीजें हैं तो क्या हम सिर्फ इनके एलिगेशंस के ऊपर इस तरह का काम करेंगे? फिर ये क्या करेंगे? फिर तो ये कहेंगे जस्टिस कयूम को लगा दें, जस्टिस इफ्तिखार को लगा दें। जब ये अच्छा ठीक है, तो आप समझते हैं कि ऑपोजिशन को फोकस करना चाहिए टीओआर्स पे? शिजाद देखें, ये हमेशा इसी तरह की पॉलिसी है। जब उनको हटाया गया और जब वो जस्टिस इफ्तिखार साहब ने उनको मुशर्रफ साहब को उस दौर के अंदर खुली छूट दे दी। चले सर माजी में ना जाए, इसी पे रहे ताकि हम इस इशू पर बात कर सकें। जब उन्होंने इनको वेट किया, ठीक है, एहसन इकबाल साहब से मुझे जरा पूछ लेने दीजिए। एहसन इकबाल साहब वो कह रहे हैं कि देखें, क्या आपको उनकी रेपुटेशन पे कोई डाउट है? आप नहीं समझते कि कोई अच्छे जज है? और वो कह रहे हैं कि मसला जो है वो होना चाहिए कि टीओआर्स क्या है, टीओआर्स पे अगर आपको एतराज है तो उस पर बात हो सकती है। देखिए शहजाद साहब, पहले तो मैं शेख रशीद साहब का जवाब देना चाहूंगा कि वो हमें डरा रहे हैं कि ये पनामा 2 होगा। देखिए पनामा 1 कौन सा क्रेडिबल था, पनामा 1 में क्या सच था, वो भी पूरी कौम के सामने एक ड्रामा फूल चुका, उसकी हकीकत सामने आ चुकी है और उसका जो भरम है वो खत्म हो चुका है कि पनामा के नाम पे इस मुल्क के अंदर एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई, उसको निकाला गया और उसके बाद ये नालायकों का और नाअहलों का टोला मुसल्लत किया गया। आज पाकिस्तान का हर शहरी पनामा पर समझता है कि वो एक साजिश थी नवाज शरीफ साहब को निकालने की। अब ये पनामा 2 जो होगा, क्या इसमें किसके खिलाफ साजिश होगी मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो इस मामले की तहकीकात हैं मैं समझता हूँ कि वो शफाफ तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा स्कैंडल है कि जहाँ पर अब ये बात पता चली है कि 1999-2000 से नवाज शरीफ साहब की किरदार कुशी की जाती रही, लेकिन उनकी जो जायदादों का खोज लगाने के लिए कंपनी को हायर किया गया, इसके बावजूद कि पिछले 3 साल से तकरीबन ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार है जिसने नैब के जरिए और तमाम एजेंसियों के जरिए पूरी दुनिया में करोड़ों रुपए खर्च किए, ये 1 रुपए की नाजायज जायदाद तो साबित नहीं कर सके, लेकिन 7 अरब रुपया उस कंपनी को दे दिया और हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले ही लंदन वो पैसे जमा करा दिए। अब किस शख्स को होना चाहिए? क्या उस शख्स को होना चाहिए कि जो खुद इस मामले का एक अहम स्टेक होल्डर है? जब ये बोगस
मुआहदा किया गया तो वो नैब में प्रोसिक्यूटर, डिप्टी प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर जनरल थे, और जिस बुनियाद के ऊपर लंदन हाई कोर्ट ने ये डैमेजेस दिए हैं उस कंपनी को, वो किसी हकीकत पे नहीं है, बल्कि उस JIT के मफरूजे के ऊपर है जो इन जज साहब की निगरानी में। अच्छा, लेकिन एहसन इकबाल साहब, तीसरी बात ये कि ये इमरान खान साहब के करीबी दोस्तों में शुमार होते हैं, जिन्हें शौकत खानम के अस्पताल के बोर्ड के ऊपर रखा गया है। तो एक ऐसी शख्सियत के जो खुद इस पूरे मामले में स्टेक होल्डर है और जो इमरान खान साहब से एक करीबी ताल्लुक रखती है, उसको इस मामले की तहकीक पे लगाना का मकसद तो कवर अप है कि हुकूमत कवर अप करना चाहती है। अगर इसकी तहकीकात, अच्छा, लेकिन एहसन इकबाल साहब, दो मेरे आपसे सवाल है। एहसन इकबाल साहब, दो सवाल है। एक तो जितने भी अभी मुआहदे सामने आए हैं उनमें कहीं पे भी बतौर विटनेस या सिग्नेटरी अजमत सईद साहब का नाम नहीं है। वो नैब में हो सकते हैं, लेकिन इस मुआहदे से उनका बाकायदा कोई अभी तक लिंक नहीं नजर आया है। दूसरा ये कि अगर आप कहते हैं ये कवर अप है, हुकूमत को जरूरत क्या थी कि इस रिपोर्ट को वो पहले पब्लिक करें, फिर कमेटी बनाए? ये सारा का सारा मामला जो है ये तो मुशर्रफ की हुकूमत का है, माजी की हुकूमत का है। तो वजीर आज़म इमरान खान क्यों कहते हैं कि हम तहकीकात करवानी, अगर कवर अप ही करना होता तो? देखिए ना, वो तो इसके अंदर चाहते हैं कि एक और कोई पॉलिटिकल अपने मुखालफिन के खिलाफ केस फ्रेम करें, झूठा केस फ्रेम करें। और उससे अहम बात यह कि इनकी ख्वाहिश है कि 2.5 साल के बाद जब ये कारकर्दगी में पिट चुके हैं, महंगाई इनसे काबू नहीं हुई, बिजली के बिल इनसे कम नहीं हुए, गैस के बिल इनसे कम नहीं हुए, 10 करोड़ के जो कितनी नौकरियां 1 करोड़ देनी थी वो नहीं आ सकी, 50 लाख घर नहीं आ सके। अब ये अपने मुहासबे से डरते हुए ये चाहते हैं कि एक नया कोई ऐसा शोशा क्रिएट कर दें कि ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को दोबारा लगा दिया जाए। अब कौम इनसे सवाल करेगी इनकी कारकर्दगी के। अब ब्रॉडशीट या पनामा ये चीजें नॉन एंटिटीज हैं, इसके ऊपर भी आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि 7 अरब रुपया क्यों आपने दिया जबकि कोई नाजायज जायदाद साबित नहीं हो सकी थी अब तक। और दूसरी बात ये, मैं जरा ये जो आपने पॉइंट खड़ा करके अपनी कारकर्दगी पे पर्दा नहीं डाल सके। सही, मुझे अली अवान साहब जरा ये बताइएगा, आपने ग्रोथ किया कर दिए पाकिस्तान की। सर माशी इश्यूज पे फिर बात कर लेंगे, अभी जरा ब्रॉडशीट वाले मामले पे रहते। सौदा कैसे किया है अली अवान साहब, जरा मुझे बताइएगा कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट काफी नहीं है कि शौकत खानम के बोर्ड पर भी वो हैं, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं उनके दोस्त हैं, JIT जो बनी जिसकी वजह से ये तखमीना लगाया गया कि पाकिस्तान की पेनल्टी कितनी होगी, उसमें भी वो JIT उन्हें उस बेंच का हिस्सा थे जिसने JIT ऑर्डर की थी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो काफी है ना, आपको क्या एतराज है? अगर आप समझते हैं आप शफाफ है तो न्यूट्रल लगा दें एम्पायर। सुने शहजाद भाई, देखें अब मसला क्या, अगर आप क्लीन हो ना अंदर से, दिल आपका साफ हो, नीयतें साफ हो, तो आपको क्या है, आपको कौन कटहरे में खड़ा कर सकता है? अभी जो पनामा का हवाला दिया गया, क्या पनामा में सिर्फ नवाज शरीफ के साथ नवाज शरीफ को निकाला गया? रिस्पेक्टेबल तरीके से बहुत से लोग पूरी दुनिया में लोगों ने रिजाइन किया, क्योंकि पाकिस्तान में तो एक ही थे। सुने लेट मी टॉक। अगर पूरी दुनिया में लोगों ने रिजाइन किया, और क्या इन्होंने पनामा पेपर्स के खिलाफ किसी न किसी हद तक इज्जत का दावा किया हो? पनामा पेपर्स में क्या निकला और उसके जवाब क्या आया? कतरी खत, उसमें से निकला क्या कैलबरी क्वीन, उसमें से निकला क्या अकामा, उसमें से क्या निकला क्या ऑफशोर कंपनीज, उसमें से क्या निकला कि मरियम बीबी एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की मालकन है। क्या ये चीजें पहले थी? पहले तो बयान ये था मरियम बीबी का, क्या पामार, ये पता नहीं लोग कैसी बातें करते हैं। अच्छा अली अवान साहब, उस पर बड़ी बहस हो चुकी है, मैं चाह रहा हूं कि ब्रॉडशीट पे बात कर लेना। जी ब्रॉडशीट पे आ जाए। ब्रॉडशीट है क्या? ब्रॉडशीट है ये NRO, इसलिए इनकी जान निकली हुई है कि मुशर्रफ एक फर्म को हायर करता है, एग्रीमेंट करता है कि पाकिस्तान से बाहर जो लोगों ने पाकिस्तान का पैसा चोरी करके जायदादें बनाई हुई हैं उनका आपने सुराग निकाला है। 2000 फरवरी मार्च के अंदर एग्रीमेंट होता है, 2000 दिसंबर के अंदर नवाज शरीफ साहब NRO के बाहर चले जाते हैं, और उसी बेस पे 2003 के अंदर इस कंपनी से मायदा खत्म कर दिया जाता है। और उसके बाद आप ये देखें, ब्रॉडशीट बड़ी आसानी से कह दिया एहसन इकबाल साहब ने, से फैसला पढ़ा नहीं उन्होंने। तो वो क्या रहा है कि उन्होंने कहा कि 836 मिलियन की जायदादें हैं, जिसमें उन्होंने कोड किया JIT के फैसले को भी कि उधर भी इनकी जायदादें। उन्होंने आर्बिट्रेटर कहता है कि इसमें से बाकी चीजों में तो हमें पहले से पता था, ये 100 मिलियन ऐसा है जो बाकी आपने रिकवर करके। नहीं ये नहीं है सर, JIT ने तखमीना लगाया कि 820 मिलियन डॉलर्स की उनकी जायदाद है, ये JIT ने तखमीना लगाया
और क्योंकि आर्बिट्रेशन थी तो नैब इसी जीआईटी की बुनियाद पे यहाँ पे मुकदमात कर रहा था, इसलिए नैब पार्टी है। यहाँ ट्विस्ट है, ये कहा जा रहा है, सुने, the damages recovered by the claimant of the breach of the contract made by us followed together with compound risk at the deposit rate from the date shown below। उसमें बड़ा कैटेगरी सब टोटल में लिखा हुआ है, शरीफ एवनफील्ड और शरीफ अदर एसेट 10 बिलियन। जी सर, जिसके अगेंस्ट शदाब इस देखिए हम बात पूरी करने उसके बाद सवाल कर लीजिएगा ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लेट्स सपोज ये समझते हैं ये क्लीन है, इनकी तो कोई ज्यादा थी ना पहले ना अभी है, तो मुझे एक बात है, जो मर्जी खान साहब के साथ आपको याद हो नियाजी साहब एक होते थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर केस कर दिया था, हमने तो इलेक्शन कमीशन के सामने जाके अपना सारे प्रूफ रख दिए थे। अली नवाज साहब, मसला ये कि आप कह रहे हैं सवाल बाद में कर लें, लेकिन जो सवाल मैं कर रहा हूं उसका जवाब आ नहीं रहा, जो सवाल मैं कर रहा हूं उसका जवाब आ नहीं रहा। मुझे की इंटेग्रिटी को हमने चैलेंज नहीं किया। अच्छा, मुझे अली नवाज साहब कैसे चाहते हैं कि मलिक कयूम जैसे जज चाहते हैं? अली नवाज साहब, ये मुझे बताइए, अब आपने कहा TORs का मामला है, अब ये TORs में देख रहा था जो आपकी इस कमेटी ने सामने रखे हैं, ये जनरल मलिक साहब कौन थे जिन्होंने कट लिया? आपके ख्याल में इंपॉर्टेंट नहीं है, बात नहीं पता चलनी चाहिए? वो तो आपने हिस्सा ही नहीं बनाया इन्वेस्टिगेशन का अपनी। बिल्कुल शहजाद, ये बात जो आपने पॉइंट आउट की बिल्कुल ठीक है। अगर आप समझते हैं ये चीज नहीं है, ये होनी चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि इसको इंक्लूड किया जाए। बात नहीं होनी चाहिए, आपको इंक्लूड करना चाहिए था, ये नुक्ता आप लोगों ने नहीं डाला, क्यों स्किप कर गए आप ये बात भी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम ये कहते हैं कि इस चीज के ऊपर बहस होनी चाहिए कि TOR ठीक बने कि नहीं बने। जैसे अनवर जहीर जमानी साहब ने कहा था ये टूथलेस क्यों? तो आप लोगों ने भी टूथलेस कर दिया ना, फिर आप लोगों ने भी टूथलेस कर दिया, क्योंकि जो बात आपके दौरे इक्तदार से मुंसलिक करती है वो आप लोगों ने स्किप कर दी। लास्ट कमेंट जी एहसन इकबाल साहब। नहीं, मैं फिर ये कह रहा हूं, अगर आप ये समझ पे बहस होनी चाहिए और उसको इंक्लूड होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी एहसन इकबाल साहब, लास्ट कमेंट जी। हम इसको इतना कंट्रोवर्शियल कर दें कि ब्रॉडशीट के बारे में बात ही ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब और अली नवाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे। बिजली की कीमत में ₹1.95 का इजाफा हुआ है, क्या मजीद इजाफा होने जा रहा है? क्योंकि ये जो इजाफा हुआ है, ऐसा नहीं लगता कि इससे सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जा मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगा। बात करेंगे ताबिश गौहर साहब से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कल हुकूमत ने बिजली की कीमत में ₹1.95 फी यूनिट का इजाफा किया है और इसकी जिम्मेदारी भी माजी की हुकूमत पर डाल दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ताबिश गौहर। ताबिश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस पर मैं बाद में आता हूँ कि आपने माजी की हुकूमत पर ये जिम्मेदारी डाल दी है, लेकिन माजी में भी जब हमने कीमत बढ़ाई है बिजली की, सर्कुलर डेट को कम करने के लिए, गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए, हुआ नहीं है, बल्कि चोरी ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप कीमत बढ़ाते हैं। और इस मरतबा भी जो आपने कीमत बढ़ाई है उसका इम्पैक्ट 200 अरब रुपए सालाना यानी कि माहाना 18 अरब रुपए का आ रहा है। यानी कि गर्दिशी कर्जा जो कि 40 अरब रुपए औसतन है, वो ख़त्म तो नहीं होगा इस कीमत बढ़ाने से, ये कीमत बढ़ाने से भी? ये एक अहम जुज़ है, लेकिन उसके और भी बहुत लवाजमात है। चंद एक का मैं जिक्र कर दूं। जैसे आपको मालूम है, हम बिजली की कीमतों में कमी लाने के लिए तकरीबन 50 के लगभग IPPs के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो हतमी मराहिल में है। उसके तहत इंशाल्लाह अगले 20 साल में 836 अरब रुपए की बचत होगी, जिसका बराह रास्त مثبت असर बिजली के नरखों में पड़ेगा। इसके साथ साथ हुकूमत ने ये बड़ा अहम फैसला किया है कि जो हमारे अपने पावर प्लांट्स हैं, चाहे वो RLNG के प्लांट्स हैं या न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जो लगे हुए हैं, जो आने वाले हैं, या थर्मल प्लांट्स हैं, उनके नरखों में मजीद बल्कि कहीं ज़्यादा 30 से 70% कमी लाई जाएगी, जिसका असर इंशाल्लाह अगले चंद सालों में बिजली के नरखों पर भी पड़ेगा। इसके साथ आपको ये मालूम है कि हमने जो हमारे पुराने 1960 और 1970 की दहाई में जो बने हुए पावर प्लांट से, जो कि काफ़ी इनएफिशिएंट थे, उसका भी बोझ बिजली के नरखों पर था। तकरीबन आधे हमने बंद कर दिए हैं, डी लाइसेंस कर दिए हैं, और मजीद 50% जो रह गए हैं वो भी अगले 12 से 18 महीने में वो भी बंद हो जाएंगे। उसका बोझ भी बिजली के नरखों से कम हो जाएगा। इसके साथ साथ जो बहुत अहम बात है वो ये कि बिजली की तलब में इजाफा बहुत नागुज़ीर है। पिछले कई सालों में बिजली की तलब में कमी आई, जिसकी वजह से वो तमाम का तमाम जो बोझ है कैपेसिटी का टेक और पे चार्ज की मद में, वो चंद लोगों पे पड़ रहा था। तो अब हमारी एक आध जो हमने पॉलिसी के फैसले किए हैं, उसके तहत हमने सनती सार्फिन को जो रियायत दी है इजाफी कंजम्पशन पे 25 से 50%, उसके बड़े मजबूत नताइज सामने आ रहे हैं।
नवंबर में 2.5% इजाफा हुआ, दिसंबर में तकरीबन 8.5% इजाफा हुआ, और मुझे यकीन है कि जनवरी में ये रुझान जारी रहेगा, जिसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ना ताबिर साहब इसका, कि कैपेसिटी पेमेंट आपको उस वक्त ज़्यादा आपके लिए परेशान कौन है जब आपकी बिजली की तलब कम होगी। अब 2018 में जो एनुअलाइज ग्रोथ है पावर डिमांड की वो तकरीबन 10% है, तो इसी तरह अगर 10% से हमारी ये डिमांड बढ़ती रहेगी तो वो एक्सेस कैपेसिटी वाला जो आप लोग सवाल करते हैं कि इतनी बिजली पैदा कर ली गई, इतनी जनरेशन हो गई जिसकी वजह से हमें कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ रही है, वो मसला तो नहीं रहेगा अगर 10% से हमारी डिमांड बढ़ रही होगी हर साल? देखिए 10% सालाना बिजली की तलब में इजाफा तो बहुत ही खुशाइन बात है, लेकिन ये मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं होगा। अमूमन बिजली की तलब में इजाफा 4 से 5% तक होता है, क्योंकि आपको मालूम है पिछले 2 सालों में मईशत एक मुश्किल हालात से गुजरी है। 2019 में IMF के पास जाना पड़ा, जिसकी वजह से रुपए की कीमत गिरी, अफरात-ए-ज़र में इजाफा हुआ, इंटरेस्ट रेट में भी इजाफा करना पड़ा, जिसकी वजह से बिजली के नरखों में भी इजाफा हुआ, नागुज़ीर था, जिसकी वजह से बिजली की तलब में कमी आई। अब इंशाल्लाह मईशत में बेहतरी आ रही है और मुझे उम्मीद है कि बिजली की तलब में भी इजाफा होगा। उसके साथ साथ जो एक और बहुत अहम फैसला कल काबीना की दिल्ली कमेटी CCOE ने किया, वो ये है कि जो नेचुरल गैस जो कि कम हो रही है, जो बहुत हमारी ज़रूरत जिसकी बहुत ज़्यादा है, हमने ये फैसला किया कि जो सनती यूनिट्स हैं जो ये गैस अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे बिजली बना रहे हैं, उनको ये गैस का सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा और उनको हम वापस ग्रिड पे ला रहे हैं। तकरीबन 2,500 मेगावाट हम तवक्को करते हैं कि अगले चंद माह में वापस ग्रिड पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से बिजली के नरखों में कमी आएगी और गर्दिशी कर्जों में भी कमी आएगी। मैं इस कैप्टिव पावर प्लांट वाले इशू पे भी बात करता हूँ, लेकिन पहले मुझे एक बात बताइए, क्योंकि ये बहस है, कल आप लोगों ने जब प्रेशर की आपने कहा कि बड़े महंगे प्लांट्स लगाए गए, कैपेसिटी चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि हम बिजली बनाएं या ना बनाएं वो चार्जेस हमें देने, जो 2023 में आपके मुताबिक 1455 अरब रुपए हो जाएंगे और इस साल भी 860 अरब रुपए हैं। अब कल मिफ्ता इस्माइल साहब ने और जो नून लीग का एक मौक़िफ़ रहा है वो ये है कि देखिए जितने भी दफ़ा हमने पावर पॉलिसी दी है उसके तहत जो पावर जनरेशन प्लांट लगे हैं वो हमेशा श्योरिटी मांगते हैं, गारंटी मांगते हैं, तो टेक और पे के अलावा कोई मुआयदा हो नहीं सकता था। हमें बिजली की उस वक्त ज़रूरत थी तो हमने टेक और पे के ज़रिए लगाए। तो अब आप बताइए कि अगर हमें ज़रूरत थी और हमने पावर जनरेशन प्लांट लगाने थे तो ये कैसे मुमकिन होता कि हम जनरेशन भी बढ़ाते और साथ साथ हमारी कैपेसिटी पेमेंट भी नहीं बढ़ती? ऐसा कौन सा फॉर्मूला हो सकता था फिर? देखिए इसमें 2 बातें, टेक और पे यकीनन एक फॉर्मूला रहा है, 1990 से चला आ रहा है, उसको तब्दील होने की शदीद ज़रूरत है, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि हमने 40 से 50% ज़ायद मुआहदे कर लिए बिजली के हमारी तलब के हिसाब से। असल मसला ये है, टेक और पे एक सेकेंडरी इशू है, लेकिन अगर आगे की तरफ हम जाएं तो जैसे ही हमारी बिजली की जो मंडी है, इसको हम CTBCM कहते हैं, ये नाफिजुल अमल हो जाएगी अगले 12 से 18 महीने में, तो फिर यही जो पावर प्लांट्स हैं जो और आने वाले हैं वो टेक एंड पे मोड में जाएंगे। उसका मतलब ये है कि वो अपने ग्राहक ढूंढ रहे होंगे मुल्क में और उनको बराह रास्त बिजली बेच रहे होंगे, और ये सारा का सारा बोझ जो सरकार पे है और सरकार से मुराद अवाम है वो मुंतकिल हो जाएगा या बढ़ जाएगा। तो ये ज़रूरी था पहले भी कि ये सारा का सारा टेक और पे की मद में ना आता। कुछ हाइब्रिड मॉडल्स भी होते हैं कि हम जब हमें ज़रूरत हो तो हम टेक और पे की बुनियाद पे ही मुआहदे करें और जब बिजली की ज़रूरत ना हो तो टेक एंड पे मोड में चले जाएं। ये नहीं हुआ, लेकिन मेरा जो बुनियादी इख्तलाफ ये है कि हमने ये कहीं ज़्यादा अपनी ज़रूरत से मुआहदे कर लिए। हाँ, लेकिन इसमें ताबिर साहब ये भी है ना कि अगर आपके पास मल्टीपल बायर्स हों, डिस्कोज आपके प्राइवेटाइज हो चुके होते हैं, मल्टीपल बायर्स होते तो फिर आप हाइब्रिड मॉडल पे भी जा सकते थे या टेक एंड पे पे भी जा सकते थे। आपकी हुकूमत भी इस पर कोशिश कर रही है। LNG के हवाले से कहा गया कि RLNG भी हम टेक एंड पे करेंगे। 2-2.5 साल हो गए और अब कहा जा रहा है कि हमारे मुआहदे कंप्लीट हो गए, काम होना शुरू होगा। बड़ा मुश्किल है, पाकिस्तान में बिजली घर नहीं लगे हैं ना इस मॉडल पर। नहीं, बिजली घर लगने चाहिए, क्यों नहीं लगे तो खैर ये बहुत तफसीली बहस है, लेकिन ये मल्टी बायर मल्टी सेलर मॉडल इंशाल्लाह इसी हुकूमत के दौरान ही मुतारिफ हुआ और ये नाफिजुल अमल भी हो जाएगा। और मैं बहुत यकीन से आपको कह सकता हूँ कि अगले साल ये आप देखेंगे कि व्हीलिंग रजीम भी आ चुकी है, उसके तहत जो ये पावर प्लांट्स हैं ये अपने ग्राहक खुद ढूंढ रहे होंगे, उनको बराह रास्त बिजली दे रहे होंगे
और जैसे मैंने कहा ये जो बोझ तमाम का तमाम सरकार पे है ये बढ़ जाएगा। तो ये एक ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन को पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अब आ रहा है, तो इंशाल्लाह इससे बड़ी बेहतरी आएगी। अच्छा, दूसरा ये भी बताइएगा कि जो स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2020 है वो भी 2-3 चीज़ों की तरफ निशानदेही करती है। उसमें एक तो उन्होंने कहा कि जो इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर पावर जनरेशन कंपनीज थी, जो जेनकोस थे, उसको इस्तेमाल किया गया, और यकीनन अगर वो इनएफिशिएंट है तो उससे भी सर्कुलर डेट में इजाफा होगा, एफिशिएंसी उनकी कम होगी। पहले इस बात का जवाब दे दीजिए, और फिर ये भी बताइएगा कि जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है, ये रिपोर्ट कहती है उसमें भी इजाफा हुआ है। अब ये काम तो हुकूमत के करने का था, इससे माजी की हुकूमत के पावर प्लांट्स का कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरीके से जो आपकी रिकवरी है वो भी 2018-19 में 90% से ज़्यादा थी, अब वो कम होकर 88% के करीब आ गई है इस रिपोर्ट के मुताबिक। ये चोरी रोकना भी आपकी जिम्मेदारी थी, इसमें पिछली हुकूमत क्या करे? अच्छा, जहाँ तक ये पुराने पावर प्लांट्स की बात है, मैंने जिक्र किया 3500 मेगावाट के ये इनएफिशिएंट प्लांट्स हैं जो हुकूमती मिल्कियत में हैं, उनमें से 50% डीकमीशन हो चुके हैं। उसका बोझ जो है वो बिजली के नरखों से हट चुका है और यहाँ पे अब ईंधन इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये मैं आपको बता देता हूँ। अगले जो 50% है वो भी अगले 18 महीने में डीकमीशन हो जाएगा। तो इस हुकूमत की ये कामयाबी है कि वो 3500 मेगावाट पुराने प्लांट्स ये डीकमीशन कर देगी। लॉसेस का आपने जिक्र किया, बिजली की चोरी का या बिलों की अदम अदायगी का, ये एक बड़ा बुनियादी मसला रहा है सेक्टर का और कई सालों से रहा है। औसतन 90% रिकवरी होती है। नेपरा अज्यूम करता है कि 100% होगी, जो कि नामुमकिन है। सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जे का जो 1/3 हिस्सा है वो बिजली की तकसीम और तरसील की जो कंपनियां हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उनके मद जरूर जाता है। उसका भी 85% 4 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। जैसे कि आपको मालूम है, हैदराबाद, सक्कर, कोयटा, पेशावर और से मुल्का जो ट्राइबल एरियाज हैं, ये एक सियासी नौयत का मसला है। मैं कहता हूं हमेशा कि ये कैसे हल करेंगे, क्योंकि आपकी हुकूमत तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही, आप उस वक्त नहीं थे टीम का ऐसा, लेकिन उमर अयूब साहब बताते रहे, देखे रिकवरी कितनी बेहतर हो गई है। वो रिकवरी कम थी, लेकिन जो रेट बढ़ाया था उससे ज्यादा आपका रेवेन्यू बढ़ रहा था। रिकवरी तो कम ही हो रही है रिपोर्ट के मुताबिक। नहीं, औसतन जो हमारी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है वो 17.8% है। नेपरा 15.5% की इजाज़त देता है। तो जो फ़र्क है वो यकीनन कौमी खजाने से जा रहा है। और जैसे मैंने कहा 100% वो अज्यूम करते हैं कि बिलों की रिकवरी होगी, जो कि नामुमकिन है। औसतन 90% रहती है। तो मिला के तकरीबन 150 से पौने 200 अरब रुपए का खसारा है। अब जो उसका हल है वो ये है कि हम या तो निजकारी करें। निजकारी का मरहला बड़ा मुश्किल है, जैसे कि आपको मालूम है, लेकिन इसमें अब ज़रूरत ये आ गई है कि जैसे हमने 6 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के नए बोर्ड मुतारिफ कराए हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, तजुर्बेकार लोग हैं, वो उनका अवलीन तरजीह है कि वो नई क़यादत लेके आए। इसके साथ साथ सूबों का जो किरदार है वो नागुज़ीर हो गया है, चाहे वो KPK की हुकूमत हो, सिंध की हुकूमत हो, पंजाब की हुकूमत हो, उनको अब हाथ बटाना पड़ेगा इस बोझ को। लेकिन ये वो इश्यूज हैं, मैं उस तरफ निशानदेही कर रहा हूं जो इस हुकूमत के करने के काम है, वो सूबों से मिलकर करें, लेकिन ये आप कैपेसिटी चार्जेस पे नहीं डाल सकते। ये सर्कुलर डेट का हिस्सा वो है जो कि उमर अयूब साहब ने दावा किया था, हम खत्म करके दिखाएंगे। और उसमें एक और भी इशू है, मेरिट ऑर्डर का इशू है। अब इस महीने में दिसंबर में जो बिजली पैदा की गई है फर्नेस ऑयल पर, वो नवंबर के मुकाबले में तकरीबन 950% ज़्यादा है। फर्नेस ऑयल पे महंगी बिजली पैदा की गई है। इसी तरह जो मैं आपको डेटा आपके सामने रखता हूं कि पिछले साल RLNG पे 28,138 गीगावाट आवर हमने बिजली प्रोड्यूस की थी। इस साल तकरीबन 3,500 गीगावाट आवर हमने कम बिजली प्रोड्यूस की है RLNG से, क्योंकि हमने वक्त पे ऑर्डर नहीं किए, RLNG मुकम्मल कैपेसिटी पे आई नहीं। तो ये नुकसान भी सर्कुलर डेट में ही जाके खड़ा होता है ना, जब हम महंगी बिजली बनाएंगे फर्नेस ऑयल से। देखिए, जो माहाना के हिसाब से मुख्तलिफ ईंधन इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो हवा से बिजली बना रहे हों, शमसी तवानाई से बिजली बना रहे हों, कुदरती गैस से बना रहे हों, इम्पोर्टेड RLNG से बना रहे हों, कोयले से बना रहे हों, चाहे वो थर हो या इम्पोर्टेड कोल हो वगैरह वगैरह, ये तो इसमें ऊंच नीच होती रहती है शहजाद। लेकिन हमें औसतन देखना है कि फर्नेस ऑयल जो एक ज़माने में 40% होता था एनर्जी मिक्स का, अब वो औसतन गिर के 4 से 5% हो गया है। दिसंबर के महीने में यकीनन क्योंकि RLNG की थोड़ी किल्लत थी, क्योंकि घरेलू सार्फिन को ज़्यादा गैस की ज़रूरत होती है,
तो फर्नेस ऑयल की जो तलब है वो बढ़ जाती है। नहीं, लेकिन ताबिश साहब, मैं तो आपको पूरे साल का डेटा बता रहा हूँ कि इस साल हमने पिछले साल के मुकाबले में 3,500 गीगावाट आवर कम जनरेशन की है RLNG से, जबकि खुद नदीम बाबर साहब भी बता चुके हैं कि अब हम 1200 की जगह 1400 MMCFD के कागज मंगवा सकते हैं, तो हमें तो और ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करनी चाहिए थी ना। देखिए, जितना ईंधन मिलेगा पावर प्लांट्स को, उसी के हिसाब से बिजली बनाई जाएगी। जैसे मैंने कहा, अगर ज़्यादा ईंधन मिलेगा RNG की मद में, तो जाहिर है हमारे एफिशिएंट प्लांट्स हैं 60% के, वो उससे बिजली बनाएंगे, सस्ती बिजली बनाएंगे। अगर कम होगा तो वे कम बनाई जाएगी। ये तो ऊंच नीच होती रहती है। दिसंबर और जनवरी के महीने में RNG के मामले पर तो बहुत बहस हो चुकी है, मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाह रहा। लेकिन ये है कि जाहिर है सबकी ख्वाहिश है और ये हमारा इरादा भी है कि हम सस्ती बिजली बनाएं और जाके इसका मस्बत असर आवाम पर पड़े। अच्छा, कैप्टिव पावर प्लांट्स के हवाले से आप बात करें कि 1 फ़ेब को जो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको 1 फ़ेब से ख़त्म कर दी जाएगी और बाकी को मार्च से, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं। लेकिन दो इसमें अहम सवाल है। एक तो इंडस्ट्री की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं कि हमारा एक सिस्टम है वो हमने बनाया हुआ है, आप हमें नेशनल ग्रिड पे लेके जा रहे हैं, एक तो हमें बिजली महंगी पड़ेगी, तो क्या इस हवाले से आप सब्सिडाइज करेंगे अगर उनको नेशनल ग्रिड से बिजली दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो कैप्टिव पावर प्लांट के जरिए बनाते हैं तो उनको सस्ती पड़ती है बिजली। दूसरा अहम सवाल ये है जी, पहले इसका जवाब दीजिए। जी, मैं सिर्फ ये एक बुनियादी बात करता चलूं शरात के, देखें हम जब रियासत पॉलिसी बनाती है तो मजमूई तौर पर देखती है कि उसका फायदा मईशत पे कितना पड़ रहा है। अगर हम इनफरादी सनतकारों का P&L देखने बैठ गए तो फिर ये सही पॉलिसी नहीं बन पाएगी। बुनियादी बात यह है कि अगर गैस है जो कि जिसकी कमी है और सस्ती वो गैस से अपनी बिजली बना रहे हैं, तो वही गैस जो हमारे एफिशिएंट प्लांट्स हैं 60% एफिशिएंसी पे जो बनाए गए, उस पे उन प्लांट्स को ये गैस देनी चाहिए जिससे सस्ती बिजली बने और ताकि पूरे आवाम का और मईशत का फ़ायदा हो। तो इसमें कुछ लूजर्स यकीनन होंगे। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा कि हमने सनती जो टैरिफ है उसको भी कम किया है। इसी की वजह से 2.5 से 8.5% इजाफा हुआ है। इजाफी जो कंजम्पशन है उस पर आप लोगों ने उनको रियायत दी है, 50% रियायत दी गई। लेकिन आपको लगता है कि 1 फ़ेब से हो जाएगा? क्योंकि जिन लोगों से हमारी बात हुई वो कह रहे हैं कि हम तो तैयार ही नहीं है, इतना जल्दी हम नहीं ट्रांसफर कर सकते उसमें, और मुमकिन है कि शायद वो अपने जो कैप्टिव पावर प्लांट है उनको फर्नेस ऑयल पे तब्दील कर लें, तो फिर नेशनल ग्रिड से तो नहीं लेंगे बिजली वो। नहीं, मेरे ख्याल में फर्नेस ऑयल पे अगर वो करेंगे तो उनको ज़्यादा महंगी बिजली पड़ेगी। यकीनन जो ग्रिड से उनको बिजली मिलेगी वो उससे बेहतर दाम पे लेकिन मिलनी चाहिए। एफिशिएंसी ज़्यादा है ना सर, एफिशिएंसी ज़्यादा है ना। अगर वो अपने कैप्टिव प्लांट के जरिए चलाते हैं, एफिशिएंसी ज़्यादा है ना, 70% की एफिशिएंसी है वो कहते हैं। 70% तो खैर नामुमकिन है एफिशिएंसी उनकी होना, लेकिन मैं ये कहूँ कि अगर उनके पास कैप्टिव प्लांट्स हैं और वो फर्नेस ऑयल पे सस्ती बिजली बना सकते हैं तो फिर यकीनन वो बनाएंगे। हमारा बुनियादी मकसद तो ये है कि वो गैस रिलीज हो और ये तमाम के तमाम ज़्यादा से ज़्यादा जो ये कैप्टिव यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, वापस ग्रिड पे आ जाएं ताकि। सही। एक आखिरी सवाल मुझे बताइएगा, ₹1.95 का इजाफा हो गया फी यूनिट। अभी भी आपने कल कहा था कि जो नेपरा का टैरिफ है उससे अभी भी तकरीबन ₹1.40 कम है, तो क्या एक और हाइक हो सकता है, प्राइस हाइक हो सकता है, बिजली की कीमत बढ़ सकती है मजीद? देखिए, बिजली की कीमत में जो इजाफा नेपरा ने जिसका तयन किया है, ये तखमीना लगाया है, वो तो उससे ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। जो ये फ़र्क है या तो सब्सिडी की मद में जाएगा या इसका फैसला करना बाकी है कि इसका कितना हिस्सा आवाम तक मुंतकिल होगा, कब होगा, कैसे होगा, इस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। ताबिश गौर हमारे साथ मौजूद थे, कहते इस बात का फैसला नहीं हुआ है कि जो नेपरा ने टैरिफ दिया है उस हद तक मजीद प्राइस बढ़ानी है बिजली की या नहीं बढ़ानी है और उसको सब्सिडी की मद में पूरा करना है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद एक और अहम इशू पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। कारोबारी तबके के लिए अच्छी और मुस्बत खबर है। आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद का ऐलान किया है और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक शरह सूद को 7% पर बरकरार रखा है। अपनी रिपोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि जो डोमेस्टिक रिकवरी है वो बेहतर है और जो बिजनेस सेंटिमेंट है उसमें भी बेहतरी नज़र आ रही है और इस वजह से मुमकिन है कि जो GDP ग्रोथ है वो टारगेट 2% से ज़्यादा हो। इन्फ्लेशन 2021 में एक्सपेक्टेड है कि 7 से 9% रहेगी, पहले भी एक्सपेक्टेशन यही थी
और ये आज कहा गया इस रिपोर्ट में कि मुमकिन है कि शॉर्ट टर्म आर्जी तौर पे सप्लाई शॉक्स की वजह से और बिजली की कीमत बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन नजर आए, लेकिन वो आर्जी होगा। लेकिन आज इंपॉर्टेंट बात ये थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो आज रिपोर्ट शाया की है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये था कि मीडियम टर्म आउटलुक दिया है, जो आम तौर पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं देती है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ से इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि आगे जाके फैसला साजी में आसानी हो, इसलिए वो एक मीडियम टर्म आउटलुक दे रहे हैं। और मीडियम टर्म में भी यानी कि आने वाले कुछ अरसे में भी अनचेंज रहेगा जो शरह सूद है, यानी कि 7% पर बरकरार रहने की एक्सपेक्टेशन है। ये आज मॉनेटरी पॉलिसी में कहा गया है। यकीनन कारोबारी तबके के लिए एक अच्छी और मुस्बत खबर है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।